प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे एम्पियर के नियम की विसंगति, उसका निराकरण और मैक्सवेल के समीकरण क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं एम्पियर का नियम। और एम्पियर के नियम से हम जानते हैं कि आपके पास किसी भी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल म्यू ज़ीरो और उस बंद पथ में परिबद्ध धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो समीशन आई। एस को हम पूरी धाराओं का बीजगणितीय योग अगर मैं दिखा रही हूँ तो मैं उसे म्यू ज़ीरो आई से भी लिख सकती हूँ। और धारा घनत्व की परिभाषा से मैं जानती हूँ जो धारा होगी वो क्या होगी, इंटीग्रल जे डॉट डी ए हो जाएगा। और स्टोक की कल प्रमेय से मैं लाइन इंटीग्रल को पृष्ठ समाकल में बदल सकती हूँ। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल हो गया बी डॉट डी एल का मान कर्ल बी डॉट डी ए के बराबर। तो ये दोनों मान मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देती हूँ एम्पियर के नियम में, तो मुझे मिल जाता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो जे। अब यानी कि ये है एम्पियर के नियम का अवकलन रूप। अब दोनों पक्षों को मैं क्या करती हूँ, डाइवर्जेंस लेती हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू बन जाता है म्यू ज़ीरो डाइवर्जेंस ऑफ जे। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी सदिश के कर्ल का डाइवर्जेंस शून्य होता है, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ जे का मान मुझे ज़ीरो मिलता है, जो कि आवेश संरक्षण के नियम के विरुद्ध है। क्योंकि आवेश संरक्षण के नियम से मुझे एक सातत्य समीकरण प्राप्त होता है जिसके अनुरूप ये नियम नहीं मिल रहा है मुझे, और यही हम कहते हैं कि ये एम्पियर के नियम की विसंगति है। अब इस असंगति या इस विसंगति को दूर करने से पहले हम ये समझेंगे कि आवेश संरक्षण के नियम से मुझे जो सातत्य समीकरण मिलता है वो क्या है। तो आवेश संरक्षण के अनुसार अगर मैं बात कर रही हूँ किसी बंद पृष्ठ में आवेश की हानि हो रही है तो वो किसके बराबर होगी, उससे निर्गत फ्लक्स के बराबर होगी। और अगर किसी बंद पृष्ठ में आवेश की हानि की बजाय आवेश में वृद्धि हो रही हो तो वो उसमें प्रवेशी आवेश फ्लक्स के बराबर होती है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि माइनस डी क्यू डी टी इज इक्वल टू डेल डेल टी ऑफ रो डी टॉ। अब डेल क्यू डेल टी हम जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, जे डॉट डी ए के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये धारा है और धारा का मान हम जे डॉट डी ए से लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर होगा, माइनस डेल डेल टी ऑफ रो डी टॉ। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो जे डॉट डी ए बता रहा है निर्गत आवेश फ्लक्स को, यहाँ माइनस साइन हम मान लेते हैं तो इधर माइनस साइन मानेंगे तो ये माइनस इधर हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा निर्गत आवेश फ्लक्स माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा आवेश की हानि। तो एक तरह से मैं कहीं भी प्लस माइनस लगाऊं, या तो यहाँ लगाऊं प्लस तो यहाँ माइनस लगाऊंगी, यहाँ माइनस लगाऊंगी तो यहाँ प्लस लगाऊंगी। तो इसलिए जे जो निर्गत आवेश फ्लक्स है वो जे डॉट डी ए किसके बराबर है, आवेश की हानि के बराबर है। तो डेल डेल टी ऑफ, और ये रो डीटा मुझे क्या देता है, आवेश देता है। इसलिए ये मुझे बता रहा है समीकरण कि आवेश की हानि किसके बराबर है, उस पृष्ठ से निर्गत आवेश फ्लक्स के बराबर है, जहाँ डीटा क्या है, अल्पांश आयतन है, रो आवेश घनत्व है, जे धारा घनत्व है। और गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से हम जानते हैं कि पृष्ठ समाकल को मैं आयतन समाकल में बदल सकती हूँ। तो इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए का मान हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे डी टॉ के बराबर। अब ये मान मैं यहाँ रखती हूँ तो ये भी इस तरफ भी जो मेरे पास बाईं ओर है वो भी मेरे पास क्या बन जाएगा, आयतन समाकल बन जाएगा, और दाईं ओर मेरे पास आयतन समाकल था ही सही। इसलिए इन दोनों आयतन समाकलों को जब मैं इधर ले आती हूँ और इकट्ठा कर देती हूँ तो एकत्रित करने पर मुझे क्या मिल जाता है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो डेल टी, या फिर मैं इसको ये भी कह सकती हूँ कि डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये जो समीकरण है ये क्या है, सातत्य समीकरण है। तो अभी तक जो हमने देखा वो मुझे जो एम्पियर के नियम से मिला था वो था डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन यहाँ पर आवेश संरक्षण से जो सातत्य समीकरण मुझे मिल रहा है उसके अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो डेल टी है। इसका मतलब एम्पियर का नियम पूर्ण नहीं है, और जब ये पूर्ण नहीं है और सातत्य और आवेश संरक्षण नियम के अनुरूप नहीं है तो मैक्सवेल ने इसमें संशोधन किया और कहा कि धारा घनत्व यहाँ जो जे है वो दो भागों से मिलकर बना है, एक तो मुक्त धारा और दूसरी विस्थापन धारा। तो इसलिए जे को मैं लिख सकती हूँ जे एफ प्लस जे टी, जहाँ जे एफ मुक्त धारा घनत्व है और जे टी विस्थापन धारा घनत्व है, जिसे हम पहले अभी इसी चैप्टर में हम समझ चुके हैं। अब एम्पियर मैक्सवेल के नियम से इसका मतलब कर्ल ऑफ बी जो म्यू ज़ीरो जे था उस जे को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगी, जे एफ प्लस जे डी से। अब मैं इसका डाइवर्जेंस लेती हूँ तो डाइवर्जेंस का अब क्या मान हो जाएगा, यानी एम्पियर के नियम में जो संशोधन मैक्सवेल ने किया उस म्यू ज़ीरो जे की बजाय उसने क्या कर दिया, जे को दो भागों में बांट दिया, जे एफ प्लस जे डी। अब मैं इसका डाइवर्जेंस लेती हूँ और चेक करती हूँ कि मुझे क्या प्राप्त होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो डाइवर्जेंस ऑफ जे
प्लस डाइवर्जेंस ऑफ डी मुझे मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी का मान 0 है पुनः, तो यहाँ पर मैंने इसको 0 कर दिया, तो मुझे क्या मिलता है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे एफ प्लस जे डी इज इक्वल टू 0, या फिर डाइवर्जेंस ऑफ जे एफ इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। अब मैं इस समीकरण की तुलना करती हूँ किससे, सातत्य समीकरण से। तो एक तरह से मुझे मिल जाता है डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी है। तो अब यहाँ डेल रो डेल टी में किस टर्म को मानूँ, अगर मैं उसको देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास हमें अच्छे से मालूम है कि गाउस के विद्युत क्षेत्रों के नियम से डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, इसलिए रो का मान हो जाएगा एप्सिलॉन 0 डाइवर्जेंस ऑफ ई, या डेल रो डेल टी का मान अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ई। यानी डाइवर्जेंस ऑफ जे डी इज इक्वल टू डेल रो डेल टी अगर मैं देखूँ तो इस डेल रो डेल टी का मान मुझे किसके बराबर मिला है कि एप्सिलॉन 0 डेल टी ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई। तो यहाँ मैं इसको रिप्लेस करती हूँ, तो डाइवर्जेंस ऑफ जे डी का मान हो जाता है एप्सिलॉन 0 डेल डॉट डेल ई डेल टी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो मैं सातत्य समीकरण में यहाँ अभी पुट करके देख रही हूँ कि सातत्य समीकरण मुझे क्या दे रहा है। तो यहाँ से जे डी का जो मान है मैं जानती हूँ अच्छे से किसके बराबर होता है, कि यहाँ से जे डी का मान मुझे मिल जाता है एप्सिलॉन 0 डेल टी के बराबर। तो यही बात हमने विस्थापन धारा घनत्व में जब बात की थी तो हमने यही निकाला था कि विद्युत क्षेत्रों में जब परिवर्तन होता है तो वो एक धारा की उपस्थिति को बताता है, जिसे हम विस्थापन धारा घनत्व कहते हैं, कि जे डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 डेल टी। तो यहाँ पर विस्थापन धारा की उत्पत्ति विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तनों के कारण होती है। और सातत्य समीकरण से हम देखें कि चूंकि अब जो मुझे सातत्य समीकरण मिल रहा है एम्पियर मैक्सवेल के नियम से, वो बताता है कि डाइवर्जेंस ऑफ जे एफ इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस ऑफ जे डी। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जे एफ इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 0 डाइवर्जेंस ऑफ ए डेल टी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ जे एफ प्लस एप्सिलॉन 0 डेल टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसका मतलब हम क्या करेंगे कि कर्ल ऑफ बी का जो मान है, जो कर्ल ऑफ बी मुझे मिल रहा था आपके पास म्यू 0 जे के बराबर, उस जे की बजाय अब मेरे पास क्या हो जाएगा म्यू 0 जे एफ प्लस जे डी, जहाँ जे डी का मान मुझे क्या मिल रहा है जे एफ प्लस एप्सिलॉन 0 डेल टी। यानी एम्पियर के नियम की विसंगति क्या थी कि उसके द्वारा मुझे आवेश संरक्षण के नियम से प्राप्त सातत्य समीकरण प्राप्त नहीं हो रहा था। यानी एम्पियर के नियम की विसंगति ये है कि वो आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उससे मुझे सातत्य समीकरण प्राप्त नहीं होता है। जब एम्पियर मैक्सवेल ने इसमें संशोधन किया तो उसके फलस्वरूप उसने दो धाराओं के कारण धारा की उत्पत्ति धारा घनत्व माना, मुक्त धारा घनत्व और विस्थापन धारा घनत्व। तो उसके द्वारा जब हम बात करते हैं तो सातत्य समीकरण सेटिस्फाई होता है और मुझे जो विस्थापन धारा घनत्व है उसका मान मिल जाता है कि आपके पास मुक्त धारा घनत्व तो हम जानते हैं कि फ्री चार्ज जिसके कारण मुझे मिलती है मुक्त धारा, और जो विस्थापन धारा है वो मुझे मिलती है विद्युत क्षेत्रों में परिवर्तन के कारण। तो एम्पियर मैक्सवेल का नियम अब म्यू 0 जे की बजाय हो जाता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 जे एफ प्लस एप्सिलॉन 0 डेल टी। और ये बताता है कि काल आश्रित जो विद्युत क्षेत्र है वो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्रों की उपस्थिति को दिखाता है। इसको मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ एम्पियर मैक्सवेल के नियम को कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू 0 जे एफ प्लस डेल टी ऑफ डी। अब स्टोक की कल्पना में से कर्ल बी डॉट डी ए इज इक्वल टू बी डॉट डी एल होता है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ मैं पृष्ठ समाकल लेती हूँ और स्टोक की कल प्रमेय लगा देती हूँ। तो ये पृष्ठ समाकल लेने पर ये बन जाता है और स्टोक की कल प्रमेय लगाने पर यहाँ कर्ल बी डॉट डी ए बन जाता है बी डॉट डी एल, और मेरे पास राइट हैंड साइड में मुझे मिल जाता है म्यू 0 इंटीग्रेशन जे ए प्लस डेल टी ऑफ डी डॉट डी ए। और इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि इसका मतलब म्यू 0 आई एफ प्लस आई डी। क्यों? क्योंकि जे एफ डॉट डी ए मुझे आई एफ देगा और जे डी डॉट डी ए मुझे क्या देगा आई डी देगा, यानी मुक्त धारा और विस्थापन धारा। तो ये एक तरह से एम्पियर मैक्सवेल का जो अवकलन रूप था उसको मैंने समाकलन रूप में बदल दिया है। और अगर पदार्थ चुंबकित हो जाए तो चुंबकन धाराओं की भी उपस्थिति वहाँ पर होती है, इसलिए चुंबकन धाराओं की उपस्थिति के कारण जो मुझे मान मिलता है वो मिलता है म्यू 0 आई एफ प्लस जे डी प्लस आई एम। यानी तीन धाराएं हैं, आई एफ है यानी मुक्त धारा है, विस्थापन धारा है और चुंबकन धारा है। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो आई एफ तो मुक्त धारा है, लेकिन जे डी आई डी और आई एम दोनों कैसी धाराएं हैं? बद्ध धाराएं हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल का मान म्यू 0
इंटू मुक्त धारा प्लस बद्ध धारा के बराबर होता है। अब मैं म्यू0 को नीचे ले आती हूँ तो ये एच भी बन जाएगा, यानी एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई एफ प्लस आई डी प्लस आई एम के बराबर भी मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर एक लेकिन यहाँ अगर मैं देखूँ, अगर मैं जे एम की बजाय मैं किससे रिप्लेस कर दूँ, ये कर्ल बी पूरे में लिख रही हूँ, तो कर्ल बी अपॉन म्यू0 का मान हो जाएगा जे एफ प्लस प्लस जे डी प्लस जे एम, और जे एम मैं जानती हूँ कर्ल ऑफ एम के बराबर होता है, इसको मैं इधर ले आई तो कर्ल ऑफ बी अपॉन म्यू0 माइनस एम इज इक्वल टू जे एफ प्लस डेल टी, और बी अपॉन म्यू0 माइनस एम किसी भी चुंबकित पदार्थ के लिए चुंबकन क्षेत्र होता है। अगर पदार्थ चुंबकित नहीं होता तो एम जीरो हो जाता है, तो उस स्थिति में बी अपॉन म्यू0 ही एच होता है। लेकिन अगर पदार्थ चुंबकित पदार्थ है तो बी अपॉन म्यू0 माइनस एम का मान एच के बराबर होता है। इसलिए कर्ल ऑफ एच का मान हो जाएगा जे एफ प्लस डेल डेल टी ऑफ डी, जहाँ डी क्या है, विस्थापन सदिश है, और विस्थापन सदिश का मान हम लिखते हैं म्यू0 ई प्लस पी। तो इस प्रकार से हम एम्पेयर के नियम की विसंगति हमने देखी, उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है वो भी हमने देखा, और दूर करने के बाद जो मुझे एम्पेयर मैक्सवेल नियम मिलता है उसका अवकलन रूप क्या है, उसका समाकलन रूप है क्या है, एच की फॉर्म में भी हम उसे कैसे लिखते हैं वो सब हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं मैक्सवेल के समीकरण, और मैक्सवेल के जो विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों के लिए समीकरण हैं वो कुछ भी इसके अतिरिक्त नहीं है, जो कि अभी तक हमने विद्युत चुम्बकीय के नियम पढ़े हैं, विद्युत क्षेत्रों के जो नियम पढ़े हैं, जो चुम्बकीय क्षेत्रों के लिए नियम पढ़े हैं, वही मैक्सवेल के समीकरण हैं। तो पहला मैक्सवेल का समीकरण कहलाता है गाउस का नियम विद्युत क्षेत्रों के लिए, और गाउस का नियम विद्युत क्षेत्रों के लिए हमने क्या कहा था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स उसमें परिबद्ध आवेश और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि गाउस के नियम का जो समाकलन रूप है वो अगर मैं देखूं तो इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, यहाँ ई डॉट डी ए यानी पृष्ठ समाकलन हम कर रहे हैं बंद पृष्ठ के अनुदिश। और अगर अवकलन रूप हमने देखा था इसका तो मुझे क्या मिला था कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ रो क्या था, आवेश घनत्व था। और पदार्थ में जब हमने बात की थी तो एप्सिलॉन जीरो ई बन जाता है डी, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी बन जाता है रो एफ के बराबर। ये सब हम समीकरण पहले डिराइव कर चुके हैं। और ये जो नियम है गाउस का नियम विद्युत क्षेत्रों के लिए वो कहलाता है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। तो ये हम ये कह सकते हैं ये मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का समाकलन रूप, और ये वाला डाइवर्जेंस वाला ये डाइवर्जेंस ई रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो है मैक्सवेल के प्रथम समीकरण का अवकलन रूप। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण की। तो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहाँ से आता है मेरे पास, गाउस का नियम जो चुंबकीय क्षेत्रों के लिए हमने डिफाइन किया है वही क्या है, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। तो उसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा, तो समाकलन रूप से बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो और अवकलन रूप से डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो, ये कहलाता है मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। अब मैक्सवेल का तृतीय समीकरण अभी अभी हमने इसी चैप्टर में ही स्टडी किया है कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो नियम है वही क्या कहलाता है, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण कहलाता है। और उसका समाकलन रूप क्या है हमने देख लिया है कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल डेल डी ऑफ इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, ये है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम का समाकलन रूप। और अवकलन रूप है कि कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी डेल टी, यानी कि चुम्बकीय क्षेत्रों का जो परिवर्तन है वो किसकी उत्पत्ति करता है, विद्युत क्षेत्रों की उत्पत्ति करता है। या फिर हम ये कहें कि जो टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड हैं उनसे किसका जुड़ाव होता है, विद्युत क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ होता है। ये है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। अब हम चल रहे हैं मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, जो अभी अभी हमने निकाला एम्पियर मैक्सवेल नियम, वही क्या है, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है, जिसका समाकलन रूप हम देख चुके हैं कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू जीरो जे आई प्लस आई डी के बराबर है। हम देख चुके हैं अभी अभी कि मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई एफ प्लस आई डी, ये समाकलन रूप है। और अवकलन रूप मुझे देता है कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे एफ प्लस एप्सिलॉन जीरो डेल टी। या फिर हम यहाँ ये पुनः देख रहे हैं कि जो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैं उनका जो परिवर्तन है विद्युत क्षेत्रों का समय के साथ वो किसकी उपस्थिति को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को बताता है। तो इस प्रकार से हमने जो अभी तक चारों नियम पढ़े हैं विद्युत चुम्बकीय क्षेत्रों से संबंधित, वही चारों नियम क्या इस रूप में कहलाते हैं, मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय समीकरणों के रूप में जाने जाते हैं। और इनका नाम क्या है, मैक्सवेल के समीकरण। तो पहला समीकरण गाउस का नियम विद्युत क्षेत्रों के लिए, दूसरा समीकरण गाउस का नियम चुंबकीय क्षेत्रों के लिए, तीसरा समीकरण फैराडे का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए, और चतुर्थ समीकरण मैक्सवेल का है एम्पियर मैक्सवेल का नियम।
तो इन चारों समीकरणों को यूज़ करते हुए हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों को किस तरह से बताते हैं, उनकी किस प्रकार से प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, किस तरह से उनके संचरण को समझाते हैं, वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। धन्यवाद।